अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Emergency alert! Private code has been breached. Emergency alert! Private code has been breached. अचानक से नेशनल लेबोरेटरी ऑफ आर्कियोलॉजी के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। पिछले 25 सालों में पहली बार लेबोरेटरी के अंदर प्राइवेसी ब्रीच होने के संकेत मिल रहे थे। सिद्धांत और विक्रम को जैसे ही मालूम चला कि जिस कमरे में वो हजारों साल पुरानी आयरन की ममी और वो जादुई अंगूठी रखी हुई थी, उसमें किसी ने जाने की कोशिश की है, वो तुरंत उस कमरे की तरफ भागने लगे। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सिक्योरिटी का नंबर डायल कर दिया। तुरंत पता करो कि आखिर क्या चल रहा है, विक्रम ने कहा। विक्रम, ये कैसे हो सकता है यार? हम किसी भी हालत में उस अंगूठी या उस मम्मी को कुछ भी नहीं होने दे सकते। मुझे अभी तक अपने पिछले जन्म के सारे राज मालूम नहीं चले, ना ही मुझे ये पता है कि अगर उस मम्मी या अंगूठी को कुछ हुआ तो मैं कैसे इस जन्म में अपनी गलतियों को सुधारूंगा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम चिंता मत करो सिद्धांत, हम उन दोनों चीजों को कुछ नहीं होने देंगे। वो दोनों तेज रफ्तार से उस कमरे की तरफ बढ़े। दुष्यंत के हाथ में नेशनल लेबोरेटरी ऑफ आर्कियोलॉजी का पूरा मैप था। दुष्यंत यहां अकेले नहीं आया था, उसके साथी बाहर उसके सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मम्मी तक पहुंचने का जिम्मा उसका था। दुष्यंत ने पेपर पर बने मैप को अच्छे से देखा। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कीमती मम्मी छुपी कहां थी। उसे जल्द से जल्द उस मम्मी को ढूंढकर उसे अच्छे दाम में बेचना था। खरीदने वालों की कमी दुष्यंत के पास आज तक कभी नहीं हुई थी। थोड़ी देर चलने के बाद दुष्यंत एक सन्नाटे से भरे कॉरिडोर में पहुंच गया। क्या तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले जो मम्मी हमें समुद्र से मिली थी, उस पर सिद्धांत सर ने काम करने से मना कर दिया है। वहां से गुजर रहे दो आर्कियोलॉजिस्ट में से एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला। तुरंत दुष्यंत के कान खड़े हो गए और वो उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। हाँ यार, मुझे तो लगा था कि इस बार हम कोई बड़ी खोज करके अपना नाम कमा लेंगे, लेकिन न जाने क्यों सिद्धांत सर ने उस मम्मी को ले जाकर वो आखिरी वाले कमरे में लॉक कर दिया है। उसे कोई खोल भी तो नहीं सकता। उसे सिर्फ विक्रम और सिद्धांत सर ही अपने फिंगरप्रिंट से खोल सकते हैं। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने दुष्यंत के बाजू से गुजरते हुए कहा। दुष्यंत वहीं खड़ा होकर दीवार पर लगी एक ऐतिहासिक तस्वीर को घूरने लगा, जैसे कि वो उसकी सभ्यता को समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो दोनों वहां से गुजरे, दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। फिंगरप्रिंट से खुलने वाला लॉक उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। उसने ऐसे न जाने कितने दरवाजे चुटकियों में खोल लिए थे। आखिर वो था ही कोडिंग एक्सपर्ट। दुष्यंत ने तुरंत यहां वहां देखा। वो कॉरिडोर पूरी तरह से खाली हो चुका था। वो आगे बढ़ा और तुरंत कॉरिडोर के आखिरी कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब पाया ना मजा? तू जितनी जल्दी मेरे हाथ लगेगी, उतना ही जल्दी मेरा मिशन पूरा होगा, दुष्यंत ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। दुष्यंत ने अपना मास्क नीचे किया और बड़े ही ध्यान से कमरे के बाहर लगी बायोमेट्रिक मशीन को घूरने लगा। एक पल सोचने के बाद उसने उस बायोमेट्रिक मशीन के पीछे हाथ डाला और कुछ करने लगा। दो गहरी सांसों के बाद अचानक से उस कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। दुष्यंत की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस कमरे के अंदर कदम रखा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे ही दुष्यंत ने चारों तरफ नजर घुमाई, उसने पाया कि कमरे की दीवारों पर अलग अलग सभ्यताओं की तस्वीर लगी हुई थी। इतना ही नहीं, एक कोने में शेल्फ पर अलग अलग मटेरियल से बने हुए बर्तन रखे हुए थे। लेकिन आज दुष्यंत के लिए यह सब इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि आज उसका मकसद और भी बड़ा था। दुष्यंत ने तुरंत कमरे की दूसरी तरफ देखा और उसकी नजर वहां रखे लोहे के कॉफिन की तरफ पड़ी। उसकी आंखों में एक चमक आ रही थी। अब उसे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोकने वाला था। दुष्यंत तुरंत उस कॉफिन की तरफ बढ़ा। उस कॉफिन को खोलने के लिए दुष्यंत ने जैसे ही उसे छुआ, अचानक से वो उड़कर कमरे के दूसरे कोने पर जा गिरा। एक पल के
लिए दुष्यंत को कुछ समझ नहीं आया। उसकी पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी। वो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जब कॉफिन की तरफ मुड़ा तो पाया कि वो कॉफिन अपने आप ही खुल गया था। आज तक दुष्यंत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो पूरी तरह से भौचक्का हो गया था, मगर फिर भी हिम्मत बांधकर उसने अपने कदम दोबारा से आगे बढ़ाए। इस बार जब उसने कॉफिन की तरफ नजर डाली तो पाया कि कॉफिन के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी। दुष्यंत का गला सूखने लगा, मगर वो अपने मकसद को आसानी से भूलने वाला नहीं था। उसे इस मम्मी से मिलने वाले पैसों की बहुत जरूरत थी। दुष्यंत ने एक बार फिर उस कॉफिन को छूने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा से कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। अब दुष्यंत का गुस्सा बढ़ गया था। उसने तेज कदम लिए और तीसरी बार कॉफिन की तरफ पहुंचकर इस बार उसने बिना समय गवाए अपने हाथ आगे बढ़ाए और कॉफिन से निकल रही रोशनी को पकड़ने की कोशिश की। अचानक से उसके हाथ में कुछ कठोर सा महसूस हुआ। जब उसने देखा तो पाया कि उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी। उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत बहुत खुश हो गया। उसे लगा था कि इस लेबोरेटरी में सिर्फ ये मम्मी ही उसके काम की चीज थी, लेकिन ये रिंग उससे भी ज्यादा कीमती थी। मगर चमकती हुई अंगूठी को देखकर दुष्यंत थोड़ा सा हिचकिचाया। न जाने क्यों उसका मन कर रहा था कि वो उस अंगूठी को पहन कर देखे। दुष्यंत ने अगले पल उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। अचानक से पूरा कमरा एक सफेद रोशनी से चमक उठा। दुष्यंत का शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। उसके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उस अंगूठी से निकल रही रोशनी अगले ही पल दुष्यंत के शरीर में समा गई। अचानक से दुष्यंत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ सीन्स नजर आने लगे। एक बूढ़ी औरत उसकी गोद में सिर रखे हुए थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके मुंह से खून बह रहा था। माँ, ये क्या हुआ है माँ आपको? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? माँ, जयंत ने कहा। जयंत की बूढ़ी माँ ने खांसते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरा वक्त आ गया है, मुझे जाना होगा, मगर तुम कभी मत भूलना कि तुम्हारी माँ को इस जन्म में कितने दुख सहने पड़े हैं। तुम मेरी हर एक बेइज्जती का बदला लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दिन शीतलपुर के राजा बनो। इतना कहकर जयंत की बूढ़ी माँ ने अपना दम तोड़ दिया। नहीं माँ, माँ, तुम मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? माँ, जागो, उठो माँ। लेकिन जयंत की माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी। जयंत की गोद में उसकी मां का शरीर ठंडा पड़ गया था। गुस्से और बदले की भावना जयंत के शरीर में उबल रही थी। जयंत ने अपनी मां के सिर पर हाथ रखते हुए कसम खाई, मां, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं उस आर्यन को जिंदगी में एक भी खुशी का पल नसीब नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है मां। जयंत की आंख से एक आंसू जमीन पर गिर गया। कमरे में अचानक से दुष्यंत की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कांपते हुए हाथ को उठाकर उसने पहनी हुई अंगूठी की तरफ देखा। उसने अभी अभी जिस आदमी को देखा था उसकी शक्ल बिल्कुल उससे ही मिलती थी। दुष्यंत को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत उस अंगूठी को अपनी उंगली से अलग करने की कोशिश की, मगर एक बार फिर वो अंगूठी चमकने लगी और दोबारा से उसकी रोशनी दुष्यंत के सीने में समा गई। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। इस बार वो एक मैदान में खड़ा हुआ था। एक सौंदर्य से भरा हुआ नौजवान उसके सामने तलवारबाजी कर रहा था। बाजू में ही एक नहर झरझर करके बह रही थी। दुष्यंत वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था जो इस वक्त जयंत के मन में चल रहा था। जयंत के सामने खड़े लड़के के लिए उसके मन में नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो लड़का जयंत की तरफ मुड़ा,
तो ना चाहते हुए भी जयंत को अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लानी पड़ी। जयंत भैया, क्यों ना दो दो हाथ हो जाएं? आखिर देखते हैं हम दोनों भाइयों में से कौन सबसे अच्छा योद्धा है। उस लड़के ने जयंत से कहा। जयंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने पीछे से एक भाला निकाला। बिना कुछ कहे जयंत ने उस लड़के पर वार करना शुरू कर दिया। वो लड़का एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, इसलिए उसने भी तलवार आगे बढ़ाकर जयंत के वार को रोकना शुरू कर दिया। लेकिन जयंत के मन में अभी भी उसकी मां की तस्वीर घूम रही थी। घृणा, क्रोध और बदले की आग जयंत के रग रग में बह रही थी। अचानक से जयंत ने खेल के नियम के खिलाफ उस लड़के के पैर पर एक लात मारी, जिसके कारण वो लड़का लड़खड़ाने लगा। मगर जयंत रुका नहीं, बल्कि जयंत ने उस लड़के को पीछे नहर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। भैया, आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे खेल का हिस्सा नहीं है। भैया, रुक जाइए। वो लड़का चिल्ला रहा था, लेकिन जयंत की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने हवा में छलांग लगाकर अपने भाले से एक आखिरी वार किया, जिसके कारण उस लड़के का पैर गीली मिट्टी पर पड़ गया और वो लड़का लड़खड़ाते हुए नीचे नहर में जा गिरा। भैया! उस लड़के ने चिल्लाया, लेकिन जयंत ने तब भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उस लड़के को नीचे नहर में डूबते हुए देखकर अपनी खुशी काबू नहीं कर पा रहा था। अचानक से पीछे से जयंत के कानों में कुछ आदमियों की आवाज सुनाई पड़ी। वे लोग उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहे थे। जयंत की मुट्ठियां गुस्से में बंध गईं। ना चाहते हुए भी उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और नीचे नहर की तरफ उस लड़के को अपना हाथ दे दिया। अगले ही पल उस लड़के ने जयंत का हाथ थामा और ऊपर आ गया। जयंत के इस वार के कारण उस लड़के के चेहरे पर एक खरोंच आ गई थी, जिससे खून बह रहा था। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बचाया क्यों नहीं? जयंत ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा, तुम ही जानना चाहते थे ना सबसे महान योद्धा कौन है? अगर तुम महान योद्धा हो तो तुम्हें मदद की क्या जरूरत? अचानक से पीछे कुछ लोग आ गए। आगे कुछ और होता उससे पहले ही दुष्यंत अपनी दुनिया में वापस आ गया। दुष्यंत उस लड़के को पहचान चुका था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिससे वो थोड़ी देर पहले टकरा गया था। लेकिन दुष्यंत को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि फिर उसने अभी अभी उस आदमी को फ्लैशेस में क्यों देखा था। दुष्यंत इन फ्लैशेस के बारे में और बातें जानना चाहता था, मगर तभी अचानक से पूरे लेबोरेटरी में एक तेज सायरन बजने लगा। कौन है अंदर? दुष्यंत को बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो जानता था कि उसे तुरंत यहां से भागना होगा। उसने तुरंत अपने हाथ में लिए हुए वॉकी टॉकी में कहा, जल्दी अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने कहा। सिद्धांत ने अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर पर लगाया। उस कमरे का दरवाजा खुल गया। अंदर दुष्यंत अपनी गन के साथ तैयार खड़ा हुआ था। सिद्धांत ने जैसे ही नॉब पर हाथ रखकर दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। सारा सामान यहां वहां पड़ा हुआ था। वो तुरंत अंदर पहुंचा। दुष्यंत दरवाजे के पीछे ही छुपा हुआ था। जैसे ही सिद्धांत पीछे मुड़ा, उस कमरे में एक जोर की आवाज गूंज उठी और उसकी सांसें थम गई। उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलने लगी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत और दुष्यंत का आमना सामना होगा? क्या थे दुष्यंत के दूसरे इरादे जिनके लिए उसे इतने पैसों की जरूरत थी? बिना अंगूठी के सिद्धांत अब अपने अतीत के बाकी राज कैसे जानेगा? सिद्धांत कैसे वेदिका से माफी मांगेगा? क्या सिद्धांत दुनिया पर आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार था? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।